This is our third lecture for today. इस लेक्चर में मैं साइमन कमीशन के अलावा, हमने साइमन कमीशन में बात की थी कि ब्रिटिश क्या कर रही है. ब्रिटिश ने 1927 में ये ऐलान किया था कि हम साइमन कमीशन भेजेंगे. उनके अपने एजेंडा थे, हिडन एजेंडा जिसे हम कह सकते हैं. अपनी जो बारीकी से जो उनके लेवल पर जो गलतियां हुई थी 1919 के फेलियर के तहत, और फर्दर भी जैसे हमने इलेक्शंस वगैरह के बारे में बात की थी, तो उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गलतियों को का सुधार करने के लिए और 1919 के एक्ट को और डीपली अच्छे से जानने और समझने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था. और साथ ही साथ ये दिखाया गया था इंडियंस को कि हम साइमन कमीशन इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी जो हैं बेशक मासेस को पॉलिटिकल एक्शन में लाने में सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप एक तरीके से अपने लिए अपने देश में सेल्फ रूल कर सकें या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो बना सकें और उसे इम्प्लीमेंट कर सकें. इसी के साथ हमने इस समय बात की थी किसकी, हमारे जो SOS हैं लॉर्ड बर्किनहेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनकी हमने बात की थी. उन्होंने ऐसा कहा था कि इंडियंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए सक्षम नहीं है. बर्किनहेड, ठीक है. अब यहाँ पर हमने उसी के बाद हमने पढ़ा था कि दिसंबर 1927 में मीटिंग हुई थी, INC की एनुअल मीट, ठीक है, जिसका जो सत्र था वो मद्रास में हुआ था और प्रेसिडेंट थे MA अंसारी. अब उस मीटिंग में, उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में, सेशन में इस चीज़ का ऐलान तो बेशक कर दिया गया था कि हम साइमन कमीशन को हर फॉर्म में जाके, हर लेवल पर जाके बॉयकॉट करने वाले हैं. अब इसी के साथ हमारे हिंदुस्तानी जो हैं, INC के लोग जो हैं, वो क्या कर रहे हैं उस पर हमें बात करनी है. हमने बर्किनहेड के बारे में पढ़ा कि उसने हिंदुस्तानियों को और सीनियर पॉलिटिकल के INC के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें एक तरीके से चैलेंज कर दिया था कि तुम सक्षम नहीं हो चीज़ें करने के लिए. और साथ में ही उसने इतने समय से जो INC के कार्यकर्ता ठंडे बस्ते में चल रहे थे उन्हें एक्टिव कर दिया था. और अब वो लोग जो हैं वो फिर से मास पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, एक्शन के लिए रेडी थे. ठीक है. अब यहाँ पर बात आती है फरवरी 1928 में, जहाँ पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी उसे ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है. ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928. इसके साथ में मैं आपको याद दिला दूं कि साइमन कमीशन जो था उसके बारे में भी हमने जब बात की थी, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान पहुंचेगा. ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया, सारी पार्टीज ने, चाहे वो INC थी, चाहे वो हिंदू महासभा थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, और भी छोटे बड़े लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज उस समय की होंगी, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम एक सब कमेटी को डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके चेयरमैन होंगे मोतीलाल नेहरू. और मोतीलाल नेहरू जी को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम दिया गया. इसके मेंबर्स थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS अने, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी और GR प्रधान. ठीक है. और ये रिपोर्ट जो थी ये फाइनलाइज हुई अगस्त 1928 में, जिसका नाम पड़ा नेहरू रिपोर्ट, द नेहरू रिपोर्ट. ठीक है. अब इस रिपोर्ट में लिखा था कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए. ठीक है. क्या लिखा था इस रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और हमें जो है वो ब्रिटिश के अधीन ही रखा जाए एक तरीके से. लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लीडर्स थे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे. वो इस बात को बड़े अच्छे लेवल पर कह रहे थे कि अब डोमिनियन स्टेटस की मांग करने का समय जा चुका है, देश आगे बढ़ गया है और अब हमें चाहिए तो केवल और केवल पूर्ण स्वराज. ठीक है. अब नेहरू रिपोर्ट की मेन रिकमेंडेशंस क्या थी? सबसे पहले उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए हिंदुस्तान को,
ऑन द लाइन्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस, कि डोमिनियन स्टेटस भी दिया जाए लेकिन हम जो है वो सेल्फ गवर्न करेंगे अपने डोमिनियंस को, ठीक है। सेकेंडली, जो सेपरेट इलेक्टोरेट आपने लोगों को दिया है, चाहे वो मुसलमानों को दिया है, एक सेपरेट इलेक्टोरेट आपने जनरल के नाम से रखा है, एक आपने सिखों को दिया है, उसे आप स्थगित कर दें, उसे आप ख़त्म करें। साथ में ही जैसे मुस्लिम्स हैं जो माइनॉरिटी में चल रहे हैं देश में, उन्हें रिजर्वेशंस दी जानी चाहिए, उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाएं सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उन प्रोविंसेस में जिन प्रोविंसेस में वो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन, तो जिन प्रोविंसेस में वो माइनॉरिटी में है, जैसे कि सिंध में, जैसे कि बलूचिस्तान में, और जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में वो माइनॉरिटी में थे, तो उनकी प्रपोर्शन के, उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में उन्हें रिजर्व्ड सीट्स दे दी जाए। और साथ में ही उन्हें अगर एडिशनल सीट्स की रिक्वायरमेंट अगर बीच में लगती है कभी कि उन्हें और सीट्स की आवश्यकता है, तो उन्हें एडिशनल सीट्स को मांगने का भी हक जो है वो ऑफिशियली दिया जाए। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है, फॉर एग्जांपल बंगाल, फॉर एग्जांपल पंजाब, वहाँ पर उन्हें रिजर्व्ड सीट्स या कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उनका थर्ड पॉइंट ये था कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस होने चाहिए। लिंग्विस्टिक मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। हमने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा कि 1953 में आंध्र प्रदेश की डिमांड रखी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक डिवीजन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने साथ में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ड्राफ्ट में नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट्स की एक नींव रखी थी यहाँ पर देश के लिए, जिसमें फंडामेंटल राइट्स 19 थे, 19 इन नंबर, जिसमें मेन हाईलाइट्स थे इक्वल राइट्स एंड स्टेटस फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए सेंटर लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर। उसके साथ ही उन्होंने कहा 2 हाउसेस होने चाहिए, जैसे कि ऑब्वियसली हमारे लोकसभा राज्यसभा है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए सेंटर लेवल पर, जिसमें 500 मेंबर्स होने चाहिए, और उसका जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए हो, और जो ये 500 मेंबर्स हैं ये अडल्ट सफरेज के बेसिस पर इलेक्ट होने चाहिए। साथ में ही जिसे हम आज की डेट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और हम यहाँ पर अपर हाउस या राज्यसभा कहते हैं, उसे उन्होंने कहा कि जो सीनेट होगा, सीनेट का नाम दिया गया, सीनेट में 200 मेंबर्स हों जिसकी टेन्योर 7 इयर्स हो, और सीनेट के जो मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है, उनका जो चयन है वो प्रोविंशियल काउंसिल्स के द्वारा किया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हेड ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर जनरल रहेगा, जिसे इंडियन रेवेन्यूज एंड ट्रेजरी से उसकी सैलरी जो है वो पे की जाए, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल है ही शुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, कि जो गवर्नर जनरल है उसके पास एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो और वो उन्हीं के एडवाइस पर काम करे। अब आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, तो आप इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आ गया नेक्स्ट, प्रोविंशियल काउंसिल्स का जो टेन्योर है वो 5 साल तक रहना चाहिए, उसका हेड हो गवर्नर, ठीक है, हु शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट, फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के जो भी कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट है उनकी सुरक्षा पूरी तरीके से होनी चाहिए। साथ में ही स्टेट का जो रिलीजन के साथ एक एसोसिएशन बना हुआ है या इंटरफेरेंस बनी हुई है उसे कम्प्लीटली डिसएसोसिएट कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर दिसंबर 1927 में हमने बात की थी आईएनसी के सेशन की, मद्रास में प्रेसिडेंट थे एमए अंसारी। दिसंबर 1927 में मीटिंग हुई थी। हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें इसी ऑर्डर में दिया गया है। पहले नेहरू पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले साइमन कमीशन दिया जो कि 3 फरवरी 1928 को आया है। उसके बाद फरवरी 1928 में जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और मोतीलाल नेहरू आए हैं और उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया सब कमेटी का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और रिपोर्ट दी अगस्त 1928 में। अब हम थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं 1927 के टाइम में, जब नवंबर में ऐलान कर दिया गया था और ये
ईगो पे ले गए थे बेचारे हमारे आईएनसी के लीडर्स बर्किनहेड की बात को। तो हम उस समय में वापस जा रहे हैं जब साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था। तो उस समय मुस्लिम लीग क्या चाह रहा था, आईएनसी क्या कर रहा था, और हिंदू महासभा क्या चाह रहा था कि मोतीलाल नेहरू जी जो हैं वो अपने बनाए गए ड्राफ्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो प्रपोजल्स हैं वो अपने अपने प्रपोजल्स उनके ऐड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिसंबर 1927 की बात करेंगे। अब हम वापस 6 महीने पहले जाने वाले हैं, जहाँ पर अब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा अपनी अपनी डिमांड्स रखेंगे और एक दूसरे की डिमांड्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, और फिर मोतीलाल जी को गाइड करने वाले हैं कि तुम हमारी प्रपोजल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात है कि दिसंबर 1927 में आईएनसी का सेशन हुआ था मद्रास में, प्रेसिडेंट थे एम ए अंसारी। साथ ही में मुस्लिम लीग का सेशन भी हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, और इस सेशन में 4 प्रपोजल्स जो थे वो आईएनसी मद्रास के सेशन में भेजे गए। ठीक है, 4 प्रपोजल्स भेजे गए मुस्लिम लीग के द्वारा। जगह थी सेशन का दिल्ली, जहां पर ये प्रपोजल्स 4 पॉइंट्स फाइनलाइज किए गए थे और आईएनसी मद्रास सेशन में भेजे गए थे। अब ये 4 पॉइंट्स को कहा गया दिल्ली प्रपोजल। अब ये प्रपोजल्स क्या थे? सबसे पहले तो जॉइंट इलेक्टोरेट इन प्लेस ऑफ सेपरेट वंस विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हमें जॉइंट इलेक्टोरेट आप सबके साथ चाहिए, लेकिन हमें रिजर्व्ड सीट्स चाहिए मुस्लिम्स के लिए सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंटर। सेंटर में मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट, पंजाब और बंगाल में हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, जबकि हम अगर अगस्त 1928 के बाद बात करें कि मोतीलाल नेहरू जी की जब रिपोर्ट बाहर आ गई थी, नेहरू रिपोर्ट, तो उस समय उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को मेजॉरिटी प्रोविंसेस में, जहां पर उनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वहां पर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन ना दी। लेकिन दिल्ली प्रपोजल में कहा गया था कि पंजाब और बंगाल में उन्हें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाने की कोशिश की जाए, जो कि सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस रहेगी। इन 4 पॉइंट्स को कहा गया दिल्ली प्रपोजल। अब इस प्रपोजल के अगेंस्ट हिंदू महासभा के जो कम्युनलिस्ट थे उनका भी रिएक्शन आया। ठीक है, तो उन्होंने कंप्लीटली अपोज कर दिया इस चीज़ को कि मुस्लिम्स को मेजॉरिटी प्रोविंसेस में किसी भी लेवल का रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन मिले। ठीक है, साथ में ही उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स का भी ऑपोजिशन जो था वो कर दिया। और ये मेजॉरिटी सीट्स कहाँ थी? पंजाब और बंगाल। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स को रिजर्वेशंस दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस वुड इंश्योर द पावर टू कंट्रोल लेजिस्लेचर इन बोथ ऑफ दीज प्लेसेस। तो जब यहाँ पर ये ऑलरेडी मेजॉरिटी में है तो कोई भी चीज़ रहेगी तो मुस्लिम्स के हिसाब से ही होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेजॉरिटी में है, इसलिए उन्हें जो है वो रिप्रेजेंटेशन मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ना मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए जिसमें सेपरेशन कुछ ना हो, फालतू रिजर्वेशन कुछ ना मिले, एक सेंट्रल लेवल पर एक यूनिटरी स्टेटस जो है, स्ट्रक्चर जो है वो फ्रेम किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग जो था वो अपनी जो डिमांड थी रिजर्वेशंस की एट सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, मिल रहा है माइनॉरिटी प्रोविंसेस में, चाहिए क्या? सेंट्रल लेवल पर भी और मेजॉरिटी प्रोविंस में भी, उस डिमांड पर अटक चुका है। अब यहाँ पर आईएनसी ने हिंदू कम्युनलिस्ट की बातें सुनी, हिंदू महासभा की बातें सुनी, और उन्होंने कुछ जो उनके हिसाब से काम किए अपनी नेहरू रिपोर्ट में। वो क्या थे? उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट का समर्थन किया। ठीक है, साथ में ही उन्होंने मुस्लिम लीग को या मुस्लिम्स को सिर्फ वहीं पर रिप्रेजेंटेशन दी जहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे। साथ में उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की कि जो सिंध है वो बॉम्बे से डिटैच हो जाए। ठीक है, वंस डोमिनियन स्टेटस इज गिवन, एक बार हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, उसके बाद बॉम्बे और सिंध को जो है वो एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंध जो है वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी होना चाहिए, इट शुड बी हिंदू मेजॉरिटी। ठीक है, मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पर। उसके बाद कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है दैट शुड बी यूनिटरी,
और लास्टली रेजिडुअल पावर्स जो होनी चाहिए वो सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए। अगर हम आज की बात भी करें तो जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो भी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। और अगर हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो भी जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसके पास रहती थी, वाइसरॉय के ही पास। अब यहाँ पर फिर से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1928 में। ठीक है जी, पहले हुई थी कब, फरवरी 1928 को। अब उसके बाद हुई है अगस्त में, जब अगस्त में जब रिपोर्ट आ गई है मोतीलाल नेहरू की, तो उसके बाद वापस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1928 में। अब इस पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की जो प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो जिन्ना थे, और जिन्ना आगे आकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में 3 अमेंडमेंट्स का जो था वो प्रपोजल दिया। ठीक है, अब ये 3 अमेंडमेंट्स कौन सी थी? सबसे पहले 1/3 रिप्रेजेंटेशंस टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। सेकेंडली, मुस्लिम्स को बंगाल और पंजाब में भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, एंड टिल अडल्ट सफरेज इज एस्टैब्लिश, जब तक देश में अडल्ट सफरेज एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक जो बंगाल और पंजाब है, जहाँ पर पंजाब मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में है, उन जगहों पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। सेकेंडली उन्होंने कहा कि थर्डली कि जो रेजिडुअल पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ना रहे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंसेस को दी जाए। लेकिन इन तीनों डिमांड्स में से किसी भी डिमांड को नेहरू रिपोर्ट में अकोमोडेट नहीं किया गया था। अब इसके चलते जिन्ना ने 14 पॉइंट्स बनाए, और ये 14 पॉइंट्स हिंदुस्तान में तो कोई मायने नहीं रखे, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की फर्दर डेवलपमेंट में इन 14 पॉइंट्स को गोल की तरह माना गया, और फर्दर पाकिस्तान की जब फॉर्मेशन हुई तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा गया, इन्हें प्रिंसिपल्स के तौर पर यूज किया गया। ठीक है, जब कुछ नहीं माने तो जो जिन्ना थे वो अब मोहम्मद शफी, जिन्होंने लाहौर सेशन प्रिसाइड किया था साइमन कमीशन के टाइम पे 1927 का, उनके साथ मिल गए हैं, और यहाँ पर उन्होंने 14 पॉइंट्स दी। ठीक है, अभी जो ये 14 पॉइंट्स है इसमें मेन क्या बातें थी, फेडरल गवर्नमेंट की। अगर कभी सवाल आ जाए कि जिन्ना की जो बातें थी 14 पॉइंट्स थे वो यूनिटरी बेसिस पे थी या फेडरल स्ट्रक्चर पे डिपेंड थी, देन आंसर विल बी फेडरलिज्म। उन्होंने फेडरलिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो फेडरल फॉर्म का होना चाहिए, और साथ में जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के हाथों में रहे। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, जो किसने सजेस्ट की थी, साइमन कमीशन ने, और आगे आने वाले 1935 का जो एक्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए। तो जिन्ना ने भी 14 पॉइंट्स में ये बात कही कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की इंट्रोडक्शन हो। साथ में उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेवल पर सरकार जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती जिसमें कि स्टेट का जो रोल है वो मेजर है। ठीक है, जो स्टेट है उनकी जो अकरेंस है, उनकी जो कॉन्करेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान को एक फेडरेशन के लेवल पर बनाया जाना चाहिए, और जो सेंटर है वो स्टेट से रिलेटेड किसी भी चीज को, किसी भी बिल को या किसी भी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड नहीं कर सकता जब तक स्टेट की सहमति ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर्स हैं और इलेक्टेड बॉडीज हैं उसमें मुस्लिम्स की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और उनकी जो मेजॉरिटी है उसे कहीं पर भी रिड्यूस ना किया जाए, चाहे उस प्रोविंस में वो माइनॉरिटी में हो, चाहे वो इक्वालिटी में हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, उनकी मेजॉरिटी नहीं लूज की जाए, और उन्हें प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, सर्विसेज हैं और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, प्लस जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज मतलब जो नौकरियां हैं, वहां पर मुस्लिम्स को प्रॉपर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। साथ में उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहां पर 1/3 सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि 1/3 सीट्स कैबिनेट एट द सेंटर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है, वहां पर हर जगह ही मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि अगर
पूरा ओवरऑल आप सेंट्रल सिस्टम देखो, लेजिस्लेचर देखो, उसमें उन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, उन्हें हर जगह रिजर्वेशन चाहिए। तो अगर उनकी बात मान ली जाए तो वो हर जगह किस लेवल पर जाकर पावरफुल, मतलब एक तरीके से एक, मतलब प्रॉपर टर्म्स में आप ये नहीं बोल रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट है, लेकिन उनकी जो लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसमें पावर उनके हाथ में कितनी ज़्यादा आ जाएगी, वो देखने वाली बात थी यहाँ पर। साथ में उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स उन्हें मिलने चाहिए और कोई भी बिल, सरकार किसी भी बिल को पास नहीं कर सकती जब तक कि कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं, उस बिल के हित में, उस बिल को अपने इंटरेस्ट में गलत ना समझे। ठीक है, तो इस करके जब तक कि किसी बिल, कोई भी बिल जो माइनॉरिटी से डील करता है, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का 3/4 वोट जो है वो उसे दिया जाएगा, उसके बाद ही उस बिल को पास किया जाएगा। 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी शुड कंसिडर सच बिल इन देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड नॉट अगेंस्ट देम, तभी उस बिल को अमेंड किया जाए या पास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, चाहे वो पंजाब है, बंगाल है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट है, NWFC, वहाँ पर किसी भी तरीके का टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ना किया जाए, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और साथ में ही बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम दी जाए और मुस्लिम राइट्स जो हैं, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, उन्हें हर लेवल पर प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए। अब इतनी सारी बातें जो थी वो जिन्ना ने कह दी थी, तो यहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई था नहीं एज सच। लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट थी ओवरऑल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर सभी अनसेटिस्फैक्ट्री रिएक्शंस देने लगे। नेहरू रिपोर्ट की मैक्सिमम जो थी एक तरीके से निंदा की गई और कोई भी इस रिपोर्ट के हक में नहीं था। अब जो ये रिपोर्ट थी, चाहे वो सिख कम्युनलिस्ट थे, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम लोग लीग थे, ये सब तो इस चीज़ से रजामंद हो ही नहीं रहे थे। साथ में उनके अपने जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, जो उस समय यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये दोनों ही इस रिपोर्ट के एंटी थे। और रीज़न क्या था इन दोनों लीडर्स के इस अगेंस्ट जाने का? डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस की जो बातें हैं ये अब फजूल की हैं, दे आर ऑल नॉनसेंस, वी आर गोइंग टू लीड कंट्री ऑन आवर टर्म्स एंड वी वांट पूर्ण स्वराज। तो जो जितनी भी जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस हुई, चाहे वो फरवरी की हुई, चाहे वो दिसंबर की हुई, सब जगह उस चीज़ को नकार दिया गया। और साथ में ही यहाँ पर नेहरू और बोस जो थे वो अब यहाँ पर इस INC के इस गोल को मॉडिफाई करने वाले थे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस को, और साथ में ही ये जॉइंटली सेटअप करने वाले थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। So that's all for today. This ends this chapter. Tomorrow we are going to start with a new chapter, that is civil disobedience movement and roundtable conferences. Thank you so much.